वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट टू द नॉन रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट टू द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ, पर फिर से लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात समझाई थी, पर आज एक बार फिर समझाती हूँ कि बच्चों अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरा पढ़ाऊंगी। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर बीड़ा उठाया है तो उसे कंप्लीट करके ही दम लूंगी, इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हर क्लास के बच्चों को जिनको जिनको मैं पढ़ाती हूँ बच्चों, उनका सब कुछ मैं कंप्लीट कराऊंगी अपनी जिम्मेदारी से। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। जिन लोगों को बोलते हैं 12th ही पढ़ाती रहती है, 11th वालों को बोलता है 11th नहीं पढ़ाती, 10th वालों को लगता है 10th नहीं पढ़ाती, मैं सब पढ़ाऊंगी बेटा, सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हुआ ऐसा है कि कंसेप्ट सबके कंप्लीट है तो उतना कोई स्ट्रेस नहीं है। 12th वालों का कंसेप्ट कंप्लीट कराना, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गई हूँ। 11th वालों 10th वालों मैं सबको पढ़ाऊंगी, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मुझे पढ़ाना है वो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले अगर आप IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो आज वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ, देखिए ध्यान से। लास्ट क्लास को एक बार क्विकली हम रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट, वी हैव लर्नड अबाउट बच्चों जी PBR 322, ठीक है। बेसिकली पूरे NCERT में दो वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर में पहला जो वेक्टर है, ध्यान से देखते जाइएगा कौन कौन से वेक्टर हमको डील करने हैं। पहला जो वेक्टर है बेटा जी, लल्ला जी, वो है आपका PBR 322, राइट। PBR 322 के बारे में बात करना था, ठीक है। PBR 322 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम बात करेंगे किसकी? आज की कक्षा में हम PUC 8 वेक्टर की बात करेंगे। हालांकि NCERT में इसका जिक्र नहीं दिया हुआ है, पर अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर कुछ पैराग्राफ डिटेल्स दी हुई है NCERT में जो कि PUC 8 के बारे में ही बात करती है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम NCERT का कौन सा वाला पार्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये देखते हैं। चलिए सो ये वाला पैराग्राफ जो है ना बच्चों, ये देखो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट से लेकर आपका रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज तक, ये पैराग्राफ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पर उससे पहले अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो तो पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने जो है PBR 322 वेक्टर के बारे में बात किया था। बेटा जो दोनों वेक्टर आपके NCERT में दिए हुए हैं, हालांकि इसका नाम कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तुम बोलो है शिप्रा मैम क्या PUC 8 है, तो इसका नाम कहीं नहीं दिया हुआ है, पर मैं बता रही हूँ कि वो जो पैराग्राफ है वो इसी वेक्टर की वजह से लिखा गया है, तो हमको पता होना चाहिए ना कि कहानी किसकी वजह से चल रही है। सो वेक्टर जो हमारे दोनों NCERT में दिए हुए हैं, ये दोनों आर्टिफिशियल हैं बच्चों। कैसे हैं? आर्टिफिशियल। दोनों वेक्टर जो है हमारे आर्टिफिशियल वेक्टर हैं। आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पर हम लोगों ने प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाला है, उसके साथ छेड़छाड़ की है और एक नया प्लाज्मिड वेक्टर बनाकर जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है। क्लियर है इतनी बात? सो बेसिकली जो दोनों वेक्टर्स है जिसमें एक का नाम दिया हुआ है NCERT में और दूसरे के काम दिए हुए हैं, तो एक का काम और नाम दोनों दिया है, दूसरे का काम दिया है नाम नहीं दिया है, तो काम दिया है तो नाम तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। सो ये है आपका ये PUC 8 वेक्टर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पर आपको मैं बता दूं कि PBR 322 जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने किया क्या था कि अगर आप देखें तो एक बार फटाफट से इसको यहीं पे क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये मैं आपको समझा सकूं। सो अगर आपको याद होगा तो PUC 8 जो आपका PBR 322 है उसमें दो रेजिस्टेंट जीन हमारे पास थे। एक रेजिस्टेंट जीन था टेट्रासाइक्लिन के लिए और एक जीन था एम्पिसिलिन के लिए। डन है? क्लियर? अब अगर मुझे क्या करना है, ये सब लास्ट क्लास का रिवीजन है बेटा जी, पूरा लास्ट क्लास का रिवीजन है, ठीक है। मैंने कोई एंजाइम या ये यहाँ पर यूज किया बेटा जी, ये एंजाइम यहाँ पे यूज किया। यहाँ पर हमारे पास क्या थी? साइट्स थी, रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं यहाँ पर। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बाम टेट आर, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मान लो कि यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है बाम H1, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर अंदर हुई होती है बाम H1। मान लो हमने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जिसका नाम है क्या है? बाम H1, ठीक है। बाम और साल होते हैं, तो मान लो बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने काटा यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर काटा तो टेट्रासाइक्लिन जीन तो डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पर हमारा बच्चों जी ये है आपका दैट ओके, दूसरा कलर कहाँ है यार, दूसरा कलर ये, ठीक है, रेडी हो गया, ब्लू ले लेती हूँ। और ये है हमारा डिजायर जीन, ठीक है, डिजायर जीन। जब हम ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। इधर उधर जो है तो इधर उधर बातचीत करोगे, घूमो फिरोगे तो ही हू करोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। लास्ट क्लास को रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। PBr322 वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। PBr322 वेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि इसके पास दो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होते हैं, एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। क्लियर है? अब हमने ये देखा कि भैया ऐसा है कि दो जो है रिकग्निशन साइट होती है टेट्रार के पास, साल 1 और BAM-H1, और एम्पिसिलिन के पास होती है PVUN और PVST, यही था, PVUN और PST। अब मान लो कि हमने BAM-H1 नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया और उसको हमने यहाँ पर कट लगाया। अब आपको मैंने ये बताया था कि एमपी जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, अगर उसके अंदर ही रिकग्निशन साइट हुई एंजाइम की, तो जब वो काटने रिकग्निशन साइट से कट करेगा तो भैया रजिस्टिविटी रेजिस्टेंट जीन भी खत्म हो जाएगा। अगर मान लो BAM-H1 ने यहाँ से कट लगा दिया तो टेट्रासाइक्लिन का अगर एक बेस पेयर उस जीन का भी कट गया तो वो काम का नहीं रहा, ठीक है। तो अब यहाँ से टेट्रासाइक्लिन हट गया और यहाँ पर जो है भैया जी क्या हुआ, यहाँ पर एम्पिसिलिन तो बना रहा, यहाँ पर एम्पिसिलिन तो बना रहा, पर अब यहाँ पर आ गया आपका कौन सा जीन, यहाँ पर आ गया डिजायर जीन। तो ये कौन सा प्लाज्मिड है बच्चों, ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट। अब याद करो रिकॉम्बिनेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि वी हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेटा जी ध्यान से सुनो, हो सकता है कि यहाँ पर आपका डिजायर जीन ना घुस पाया हो, हमने कट लगाया, पर अगर डिजायर जीन नहीं घुसा होगा तो ये प्लाज्मिड वापस से आके फंस गया होगा, मतलब वैसे ही गोल हो गया होगा। समझ रहे हो ना बात को? हमने टेट्रासाइक्लिन के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में वहां पर उसकी रिकग्निशन साइट पर कट लगाया, टेट्रासाइक्लिन हट गया, डिजायर जीन घुस गया। पर अगर डिजायर जीन समय पर नहीं आ पाया तो क्या होगा, तो होगा ये कि डिजायर जीन नहीं घुसा तो आपका प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट रहा। कैसा रहा, नॉन रिकॉम्बिनेंट रहा। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आराम से देखिए, अभी फिर से पूरी चीजें समझा रही हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? क्या हुआ है फिर से एक बार देख लो बेटा। ये है अपने पास क्या, ये है अपना टेट्रासाइक्लिन जीन, ठीक है, दूसरे कलर से नहीं बना रही हूँ। ये है एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये कौन सा प्लाज्मिड है, PBr322। अभी सब मिटा दूंगे। अब क्या किया, टेट्रासाइक्लिन में दो जो है रिकग्निशन साइट थी, याद है कि सब भूल गए, एक थी BAM-H1 और एक थी SAL1, ये थी, ठीक, 2 रिस्ट्रिक्शन था। ये टेट्रासाइक्लिन में ये भी पढ़ाया था मैंने, पूरा जीन सीक्वेंस है। अब BAM-H1 मान लो पूरा जीन सीक्वेंस है टेट्रासाइक्लिन, AGTC, ये मान लो पूरा टेट्रासाइक्लिन जीन है, रेजिस्टेंट जीन है। मान लो कि BAM-H1 जो है वो AG को रिकॉग्नाइज कर लेता है और यहाँ से कट लगा देता है। BAM-H1 अगर AG को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो A को अलग फेंक देगा और बचा क्या अब आपके पास सीक्वेंस TCC। अब आपके पास अगर आप रजिस्टिविटी चाहते थे तो ये पूरा सीक्वेंस चाहिए था, पर BAM-H1 ने आकर ये अपना सीक्वेंस, इसको क्या मतलब है, BAM-H1 को भाड़ में जान दो, इधर से क्या हो रहा है जान दो, ऐसे तैसे करा दो। उसको तो सिर्फ ये 2 से मतलब थे, जहां पर भी उसको ये 2 मिले उसने वहां से कट लगा दिया। तो टेट्रासाइक्लिन में अगर A निकल गया तो अभी क्या ये जीन फंक्शनल है बच्चों? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये जीन फंक्शनल नहीं बचा, टेट्रासाइक्लिन जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अब नहीं रजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ना 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 ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचा है, आपकी लुटिया डूब गई है, क्योंकि आपने BAM-H1 का यूज करके, बेटा जी सुनेंगे, आपने BAM-H1 का यूज करके टेट्रासाइक्लिन का जीवन बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन बचा ही नहीं, यहाँ पर चीजें खाली हो गई हैं, बस यही तो हम चाह रहे थे। और ये है आपका डिजायर जीन, ये क्या है आपका डिजायर जीन, तुरंत जाकर डिजायर जीन इसमें फंस जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मान लो डिजायर जीन समय पे नहीं पहुंचा, ओके, अगर डिजायर जीन समय पे नहीं पहुंचेगा बेटा तो क्या होगा, ये आपका प्लाज्मिड वैसा ही जुड़ जाएगा, मत आने दो डिजायर जीन, ठीक है। अब ये वाला प्लाज्मिड कैसा है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसमें नया कॉम्बिनेशन बना है। इसमें क्या है, इसमें तो आपने चीजें निकाल ली, आपने नया थोड़ी कुछ लगाया। ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है बच्चों, नॉन रिकॉम्बिनेंट। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी लल्ला। तो बेटा अगर समझ में आ गया हो तो पढ़ो फिर आगे, और क्या है। चलो
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म मतलब बैक्टीरिया के अंदर घुसाएंगे, डन है। अब बैक्टीरिया के अंदर घुसाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर ना घुसा हो सकता है कि इसके अंदर ये वाला घुस गया हो सकता है कि इसके अंदर सिर्फ ये वाला घुसा हो। क्लियर है ये कहानी आपको, ठीक है, ओके। ये MPR है, ठीक है, ये एम्पिसिलिन R बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये कहानी हो सकती, इसके पास भी MPR होगा। क्लियर। अब कैसे हम जाने, तो बेसिकली अब हम कैसे जानेंगे कि सेल के अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है। हम कैसे जानेंगे किसी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा है, हम कैसे जानेंगे किसी सेल के अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा है। इसके लिए अब हम क्या करते थे, मैडम जी, अब हम इसको मिटा रही हूं मैं, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि शिप्रा मैम जरा अब हमको ये बताइए, आप लैब में खड़ी हैं और हमको ये बताइए कि किसी सेल में प्लाज्मिड घुसा है कि नहीं घुसा है, ये कैसे जानेंगे हम लोग। ये भी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया मैंने। तो बेटा जी हमें क्या करना है, एक पेट्री प्लेट लेनी है, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, एक हमें पेट्री प्लेट लेनी है। क्लियर। इस पेट्री प्लेट में हमने डालनी है पहले एम्पिसिलिन, ठीक है। पेट्री प्लेट में मीडियम डालो, मीडियम में एम्पिसिलिन डालो, ठीक। अब आपके पास मुझे बताइए, अगर मैं ये तीनों पूरा ये जो तीनों कॉलोनीज उगाने की कोशिश करूं तो इसमें कौन सी कॉलोनी उगेगी। बच्चों थोड़ा पेट्री प्लेट मैं अच्छा बनाना चाहती हूँ, बड़ा बनाना चाहती हूँ। ये मैंने एक पेट्री प्लेट ली, ठीक है। अब आपने ये बताना है, मैंने ये एक बैक्टीरियल कॉलोनी ये है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, एक बैक्टीरियल कॉलोनी ये है जिस कॉलोनी का मतलब समझते हो, इसी टाइप की सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज अ कॉलोनी बच्चों, बैक्टीरियल कॉलोनी का मतलब तू भी मेरी बहन, तू भी मेरी बहन, तू मेरी सास, तू मेरी दादी, तू मेरी नानी, सब एक ही प्रकार की सेल उस कॉलोनी में है। इस बैक्टीरियल कॉलोनी को मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस बैक्टीरियल कॉलोनी को यहाँ पर उगाने की कोशिश की, पर उससे पहले बेटा जी, नन्हे मुन्नो जी, इससे पहले बेटा जी हमको इसमें क्या डालना है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। देखिए लास्ट क्लास को रिवाइज करवा दूंगी तो आज की क्लास जो है मक्खन मलाई दूध मलाई लगने लगेगी, ठीक है। सो इस पेट्री प्लेट में आप पहले मीडिया लो, मीडिया न्यूट्रिएंट होता है जिसमें बैक्टीरिया उगते हैं। फिर हम इस कॉलोनी को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रीक करके देखेंगे, फिर इस कॉलोनी को स्ट्रीक समझते हैं ना, लिया लूप से कर दिया, ये पढ़ाया मैंने आपको। फिर इस कॉलोनी को लिया। अब बेटा ध्यान से सुनो, जिस भी बैक्टीरियल कॉलोनी के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो क्या वहां पर उग पाएगी, बोलो। मैम नहीं उग पाएगी, क्योंकि एम्पिसिलिन उस बैक्टीरिया को उगने से पहले ही मार डालेगा, उगने वाला हो तो भी मार डालेगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि भैया एम्पिसिलिन थोड़ी हमने काटा है, हमने तो टेट्रासाइक्लिन काटा था। तो जो भी आपके प्लाज्मिड थे, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये पता था ना कि हम कौन सा जीन कट कर रहे हैं, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का, टेट्रासाइक्लिन हटा है, एम्पिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर इन प्लाज्मिड के पास है तो वो बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर ग्रो हो जाएंगी, वो बैक्टीरियल कॉलोनी यहाँ पर ग्रो हो जाएंगी। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वो बैक्टीरियल कॉलोनी जिनके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है वो ग्रो हो जाएंगी, और जिसके पास कौन सी ग्रो नहीं हो पाएगी बच्चों, ये वाली जो है ये ग्रो नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो अब हमें कौन सी कॉलोनी मिली बेटा जी, एम्पिसिलिन यूज करके हमें मिला ट्रांसफॉर्मेंट। एम्पिसिलिन यूज करके हमें यह पता चल गया कि जो बी कॉलोनी है और जो सी कॉलोनी है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया है, प्लाज्मिड उनके अंदर पहुंच गया है, क्योंकि हमारे दोनों प्लाज्मिड दोनों कॉलोनीज में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, इसलिए वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाई। इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनके पास रेजिस्टेंट जीन नहीं पहुंचा, इसलिए वो उस पर ग्रो नहीं कर पाई। तो पहली एंटीबायोटिक से हम ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करते हैं। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसका हमें बनाना है रेप्लिका प्लेट। क्या बनानी यहीं पे बताऊंगी ताकि वो ना हो। अब हम इसका बनाओ बेटा जी रेप्लिका प्लेट। क्या बनाओ, रेप्लिका प्लेट। रेप्लिका प्लेट बनाने से पहले, रेप्लिका प्लेट बनाने से पहले PuC8 मिटा दूं क्या यार, चलो मिटा देती हूँ, ठीक है। PuC8 यहां से मिटा रही हूँ, ठीक है। रेप्लिका प्लेट बनाओ इसका, ठीक, यहां से इसको भी मिटाती हूँ, थोड़ा उनको जगह चाहिए, ठीक। ओके नाउ बच्चों अब इसका रेप्लिका प्लेट बनाओ। रेप्लिका प्लेट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बेटा क्या है, मैं भी सिर्फ रिवाइज करा सकती हूँ। अगर तुम ये सोचो कि मैडम बड़े बड़े जो है भारी भारी हाथी जैसे डायग्राम जो है बना के रिवाइज करवाए तो नहीं करवा पाएगी, क्योंकि मैडम ने पहली मेहनत इतनी कर रखी है। अब ये प्लेट लिया हमने, अब आपने बेटा जी, लल्ला जी, नन्हे मुन्नो जी, अब हमने इसमें एम्पिसिलिन नहीं डालनी, अब हमने इसमें कौन सी एंटीबायोटिक डालनी है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। अब सीधी बात है,
इसका रेप्लिका प्लेट बनाओ, टेट्रासाइक्लिन इसकी रेप्लिका प्लेट बनाओ। रेप्लिका प्लेट में कुछ नहीं करना है, एक मसलिन क्लॉथ लेके आना है, इसके ऊपर चिपकाना है और ये मसलिन क्लॉथ इसके ऊपर छाप देना, मतलब इंप्रेशन दे देना है। जब हम मेन कॉलोनीज के ऊपर मसलिन क्लॉथ लेते हैं तो सेल्स जो है उस पर चिपक जाती है। इन सेल्स को इस मीडियम में डालो, पर मीडियम में क्या होनी चाहिए, टेट्रासाइक्लिन। पहले एम्पिसिलिन डाला था तो ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग की, अब डालो टेट्रासाइक्लिन। अब तुम मुझे बताएगा किसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है। बेटा जो सी वाली कॉलोनी है इसके पास जो है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है, पर इसके पास डिजायर्ड जीन नहीं है। इसके पास डिजायर्ड जीन क्यों नहीं है, देखो ओह ठीक है, इसके पास सी वाली के पास जो है, ध्यान सुनो, सी वाले के पास तो दोनों जीन है ना। सी कौन से कलर से बनाऊं यार, एक तो ये इस बोर्ड में ना कलर का बड़ा शॉर्टेज है, क्या करूं मैं, क्या करूं, मर जाऊं। कौन सा इससे बनाती हूँ, ठीक है। देखो सो ये है आपका, इसके पास तो टेटार भी है, इसके पास एम्पिसिलिन भी था, ठीक है, इसके पास डिजायर्ड जीन है और एम्पिसिलिन है। अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें कौन सा ग्रो होगा। बेटा जी जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा वो इस पे ग्रो कर पाएगा, और जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो इस पे ग्रो नहीं कर पाएगा। पर आपको यहां से कहानी ये क्लियर होनी चाहिए कि जिसके पास भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है वो इसलिए नहीं है कि हमने उसको काटकर उस पर डिजायर्ड जीन घुसा रखा है। तो यहां पर कौन सी कॉलोनी ग्रो होगी मैम, यहां पर वो वाले बैक्टीरिया ग्रो होंगे जिसके पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के जीन थे। समझ आई बात कि नहीं आई, ठीक है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के जीन होंगे। ये हो गया आपका टेट्रा आर, और ये हो गया ब्लू कलर से एम्पी बनाया था क्या, और ये हो गई आपकी एम्पिसिलिन। अब ये सी वाला जो है ये हुआ मर जाएगा खुशी से, मैं तो सब में उग जाता हूँ, एम्पिसिलिन में भी उग जाता हूँ, टेट्रासाइक्लिन में उग जाता हूँ। पर ये मूर्ख गधा पापी उल्लू पक्का पट्टा है, क्यों वो समझो। बेसिकली व्हाट वी नीड, हमको ये चाहिए, हमको रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए ना, हमको तो डिजायर्ड जीन चाहिए। अब हुआ ये, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हुआ ये यहाँ पर, ये है आपका टेटार, ठीक है। अब हाँ यहाँ पर हुआ ये है कि हमने टेटार को काटकर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को काटकर अपना डिजायर्ड जीन उसमें घुसा रखा है। अब अगर हम किसी एक ऐसे एंटीबायोटिक में दोनों टाइप के बैक्टीरिया को उगाएं जिसमें टेट्रासाइक्लिन था, तो कौन सी बैक्टीरिया नहीं उगेगी मैडम, वो वाली बैक्टीरिया नहीं उगेगी जो रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि वहां से हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काट कर डिजायर्ड जीन घुसा दिया। पर कौन सी घुस जाएगी, जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, क्योंकि उस कौन सी उग जाएगी जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, जिसमें नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। नया कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना, नया कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं बना क्योंकि हो सकता है कि टेट्रासाइक्लिन का जीन कटा ही ना हो। अगर टेट्रासाइक्लिन का जीन कटा ही नहीं होगा तो वो रेजिस्टेंट जीन जो है इनको उस टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो होने के लिए रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करेगा और वो आराम से ग्रो हो पाएंगी। तो सी वाला बड़ा प्रसन्न होगा, मैं तो एम्पिसिलिन में ग्रो हो जाता हूँ, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। पर वो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानता कि तू भले ही ग्रो हो गया है, पर हमको तेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। हम ये समझ गए हैं कि बी वाला अगर उसमें ग्रो नहीं हुआ है मतलब यही रिकॉम्बिनेंट था। क्लियर है? तो मतलब बेसिकली हम PBr322 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, व्हाट इज अ मेन प्रॉब्लम विद PBr322? PBr322 में हमें मल्टीपल प्लेटिंग करनी होती है, पहले एम्पिसिलिन में प्लेट करो, फिर टेट्रासाइक्लिन में प्लेट करो, ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक करो, मसलिन क्लॉथ इस पे लगाओ, इस मसलिन क्लॉथ का इंप्रेशन इस पे दो, फिर तो कम्बरसम थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। पर एक एंटीबायोटिक का यूज करके हमने ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग किया और दूसरे एंटीबायोटिक से हम लोग यूज करके हमने रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग किया। सो PBr32 इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेक्टर्स इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। बट द प्रॉब्लम इज कि मल्टीपल प्लेटिंग करने की वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है प्रोसीजर। इससे ओवरकम करने के लिए बच्चों जी, ठीक है, इस चीज से ओवरकम करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टाइप का वेक्टर यूज करते हैं विच इज अ PUC8, ठीक है, PUC8 NCERT में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भले इसका नाम नहीं दिया है तो क्या हुआ, PUC8 इज वन ऑफ द PBr322, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में बड़ा यूज किया जाता है वैसे ये भी है। P का मतलब सीधी बात है, P का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मिड, P का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मिड, ठीक है। एंड UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और 8 है स्ट्रेन का नंबर, 8वें नंबर पे स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया। नाउ PBr322 एंड PUC8 में सबसे बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चीज पता है क्या है कि PBr322 में हमें मल्टीपल प्लेटिंग करनी होती है, पर यहां पर एक बार में ही काम बन जाता है। चलिए वेक्टर बनाते हैं इसका, कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा,
पहले ये कहानी क्लियर हो गई ना, अब हम पीयूसी टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए पहले इसके लिए थोड़ा सा पढ़े सिलेक्शन। अच्छा, इसमें भी सेम कहानी करनी है, जैसे पीबीआर 322 में भी आपने ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग किया, बाद में रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग किया, सेम टू सेम यही कहानी इसमें भी करनी है हमको। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि वी हैव टू सेपरेट द फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना, रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना। पर यहाँ पर हम प्रोसीजर थोड़ा दूसरा लेंगे, ठीक है, प्रोसीजर थोड़ा सा दूसरा लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो एंटीबायोटिक हम जो प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पर जो प्लाज्मिड हम यूज कर रहे हैं, रुके 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 रुके, आई एम हैविंग दिस, ठीक है। नाउ सेम टू सेम कहानी वैसी चलेगी, बस PUC 8 का पहले तो मैं एक छोटू सा डायग्राम बनाना चाहती हूँ। कहाँ पे बनाऊँ, ये भी बना लूँ क्या? चलो अलग से बनाती हूँ। देखो ला 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 ला, आ जाओ PUC 8, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। चलिए PUC 8 बना रही हूँ, चलिए देखिए, ओके डन। अब होता यह है कि यहां पर सेम एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन तो है, ये PUC 8 है, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। PUC 8 वैक्टर है, मैन मेड है, ये तो बात मैं आपको बताना ही भूल गई हूँ, ठीक है। ये एक मैन मेड वैक्टर है। मैन मेड मतलब मैडम इसको मनुष्य ने पैदा किया क्या? बेटा इसको जो है अपन ने बैक्टीरिया से निकाला, पर इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है, ताकि हम सिलेक्ट कर सकें, ठीक। तो ये हुआ आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। AMPR लिख दूँ, AMPR, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये जीन हो गया। अब आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को, तो यहाँ पर इनके पास एक एक्स्ट्रा जीन होता है जिसे हम कहते हैं LAG-Z, ठीक है। यहाँ पर इनके पास एक एक्स्ट्रा जीन होता है, एक्स्ट्रा क्या है, इनको हमने इंसर्ट करके दिया है, इसे कहते हैं लैग जीन, LAG-Z जीन, ठीक है। और सीधी बात, नो बकवास, ये है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो दिस इज द ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है बात? इतनी कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। ये है आपका PUC 8 वेक्टर। बाकी इसमें क्या है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जा दो सब कुछ, ठीक है ना। ये LAG-Z जो है जीन जो है, आपने कहाँ पे पढ़ा है? ये LAG-Z जो जीन है, इसको हमने लैकोपेरॉन में पढ़ा, जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। ये LAG-Z जीन क्या करता है बेटा जी? ये करता है आपका एक एंजाइम प्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये एक एंजाइम प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन, ठीक है, एक एंजाइम प्रोडक्शन करता है जिसके हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, क्लियर है। लैकोपेरॉन में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ZY ये पढ़ा था हम लोगों ने। सो LAG-Z जीन विल सिंथेसाइज द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब करना ये है कि मान लो कि ये है मेरा, कौन से कलर का बना हुआ है, तो रियली यू नो, ये है मेरा डिजायर जीन, ठीक है, ये है मेरा बच्चों डिजायर जीन, ओके। डिजायर जीन जिसकी कॉपीज मुझे चाहिए है, मतलब PUC 8 की ब्यूटी देखना तुम, उसके काम देखना, तो इट इज वेरी ट्रिमेंडस, मजा आ जाएगा, मजन लाइफ हो जाएगा। चलो अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमने मान लो कि हमने कोई जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ले आए, ठीक है, मान लो कि ये कोई है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये इसको यहाँ पर काटना चाहता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ से इसको कट लगाया, कट लगा दिया, अगर इसने यहाँ से कट लगाया तो क्या होगा बोलो? दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर हमने LAG-Z से कट लगाया, ध्यान से फिर से देखिए, मैं बना के दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका एम्पिसिलिन R, दिस इज द AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो रहेगा ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, और ये है बेटा आपका LAG-Z, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कट लगा दिया है, ठीक है। अगर आप पहला पेज देखें तो हमने अपना कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया और LAG-Z को कट लगा दिया, और जैसे ही कट लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कौन सा जीन इंसर्ट हो जाएगा? मैम जी यहाँ पर हमारा जीन इंसर्ट हो जाएगा आपका डिजायर वाला। जैसे ही कट लगाया, जैसे ही कट लगा, वैसे ही यहाँ पर आपका डिजायर जीन इंसर्ट हो गया। क्लियर है? बोलो, डिजायर जीन वो हो गया। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज इंसर्शनल एक्टिवेशन, इंसर्शनल एक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, सॉरी, ओहो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्यों कहा ऐसा?
क्यों कहा? देखो तुम पगला रहे थे, ठीक है, ये PUC8 वेक्टर है। इस PUC8 वेक्टर में क्या होता है लल्ला? इस PUC8 वेक्टर में दो साइड्स हैं। एक साइड्स को भी जाने दो, ये तो आपके PBR 322 में थी। इसको देखो, हमारे पास एक लैग Z जीन होता है कहाँ पर? आपके इस वाले PUC8 वेक्टर में, प्लाज्मिड में। हमने क्या किया कि कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ले आए और उसको काट दिए। अब अगर उसको काट दिया तुमने भैया, यही उसकी मान लो ये रिकॉग्निशन साइट है GT। अब लैग Z जीन में जहां पर भी GT आएगा वहां से ये खच्च से काट देगा। मान लो कि GT लैग Z जीन में इस जगह पे आ रहा था, आया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और काट गया। अगर काट गया तो अब जीन का अगर एक भी बेस पेयर नहीं रहा, तो वो काम कर रहा क्या यार? समझ रहे हो ना बात को? अगर लैग Z जीन 50 बेस पेयर से मिलके बन रहा था और भैया कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, उसने बोला कि ये तो जो 50 में ये जो 2 है ना, ये मेरा सीक्वेंस में यहाँ से कट लगा सकता हूँ। ये आया और इसने GT को देखा और इसने वहां से कट लगा दिया। अब क्या हुआ कि लैग Z जीन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उसके पास 50 बेस पेयर होने चाहिए थे, पर अब उनके पास 49 बचे, बाकी सब या 48 बचे क्योंकि काट दिया भी से। अब आधे अधूरे तो आपके पास बेस पेयर, अब काम कर पाओगे क्या? नहीं काम कर पाओगे और आप इनएक्टिव हो जाओगे और आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम नहीं बना पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल एक्टिवेशन। और जैसे ही लैग Z जीन कटेगा, आपका डिजायर्ड जीन उस पर आके जुड़ जाएगा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने, ध्यान से सुनिएगा, पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने जब कट लगाया था तो भैया नहीं आ पाया डिजायर्ड जीन टाइम पे, नहीं आ पाया, सो रहा था वहां पे कहीं पे, तक दिन डिस्को गया होगा, कुछ कर रहा होगा, नाच रहा होगा, बीवी से जो है मार खा रहा होगा, ठीक है, किसी के साथ घूमने गया होगा, कुछ तो कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर नहीं आ पाया डिजायर्ड जीन टाइम पे तो ये प्लाज्मिड वैसा ही क्या वैसा ही जुड़ जाएगा। क्लियर? आपने लैग Z जीन को काटा, कैसे पता लगाएंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगा पाएंगे। प्लाज्मिड कट गया है, अब उसमें हम अपना डिजायर्ड जीन डालेंगे तो हो सकता है प्लाज्मिड डिजायर्ड जीन ले पाए, हो सकता है ना ले पाए। अगर उसने डिजायर्ड जीन ले लिया है, अगर उसने डिजायर्ड जीन ले लिया है तो ये क्या है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है कि नहीं? सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम लोग, सेम टू सेम चीज। और अगर नहीं ले पाया है तो इट इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, देखो ध्यान से, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी यहां पर हैं, या तो एंजाइम को काट गया होगा, ठीक है, या तो नहीं काटा होगा। मान लो यहां पर लैग Z कटा ही नहीं, यहां पे कटा ही नहीं, अगर लैग Z नहीं कटा यहां पर तो ये पॉसिबिलिटी। क्लियर? समझ रहे हो बात को क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहां से आपके पूरे कंसेप्ट बिल्ड होंगे, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, जैसे ये कैसे हुआ अब मैं समझाती हूँ। देखो मान लो जैसे कि हमने यहाँ पर कट लगाया, ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, ये है हमारा प्लाज्मिड। मान लो कि लैग Z का सीक्वेंस है ATGCA, ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो AT पे कट करता है, AT पे कट करेगा तो प्लाज्मिड ऐसा खुल जाएगा, A उधर चला जाएगा, TGCA इधर आ जाएगा, और कट गया तुरंत जाके जो है आपका डिजायर्ड जीन उस पे घुस गया। लैग Z फंक्शनल बचा ही नहीं, क्योंकि लैग Z को बचाने के लिए ये अपने पास सीक्वेंस चाहिए था कि नहीं चाहिए था, पर अपन ने क्या किया, अपन ने इसको काट कर अलग कर दिया, ऐसे ये अलग हो गया, ये 4 नीचे आ गया, उधर चला गया। अब बीच में हमने डिजायर्ड जीन घुसा दिया, ठीक। तो अब ये सारे बेस पेयर चाहिए थे लैग Z बनाने के लिए, पर वो तो एक तो आपने उधर कर दिया, बाकी 4-5 इधर कर दिए, बीच में डिजायर्ड जीन घुसा दिया। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कट गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये हो गई कटाई छटाई हो गई, ठीक है, अरे यार, हाँ ठीक है, चलो देखो, मान लो हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे कि कटाई छटाई हो गई, ठीक है, ये कटाई छटाई हो गई, ठीक, रुको, ठीक, ये कट गया, ठीक। अब हुआ ये, ध्यान से देखते जाइएगा कि A इधर चला गया, GCA इधर आ गया, GCA जो भी है, ठीक है, ओके। अब ये वेट कर रहा है डिजायर्ड जीन का, आएगा, मेरे सैया आएंगे, मुझे गले लगाएंगे। अगर मेरे सैया नहीं आए तो क्या होगा बच्चों? तो मैम जी कुछ नहीं होगा। अब होगा ये, अब सीधी बात ये होगा ये कि थोड़े समय के बाद ये इंतजार करेगा, और अगर नहीं आए इनके सैया जी तो ये फिर से जुड़ जाएंगे ऐसे ATGCA, और फिर से लैग Z वापस से बन जाएगा। क्लियर?
तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्लाज्मिड खुलता है, डिजायर जीन का वेट करता है, डिजायर जीन आएगा तो इंसर्ट हो जाएगा, लैग जेड फंक्शनल नहीं बचेगा। पर वो अगर लैग जेड अगर नहीं आया डिजायर जीन समय पर तो फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से वही सीक्वेंस आ जाएगा, लैग जेड बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ऊपर वाले को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक। अब बेटा जी इसको करना है हमने ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेगा इसका हम लोग? इसका हम लोग करेगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। एक पॉसिबिलिटी कि हम डालें, देखो ये सब चीजें जो है ना बहुत ही माइन्यूट स्केल में होती हैं, बहुत ही माइन्यूट स्केल में। ऐसा थोड़ी कितनी बड़ी बैक्टीरियल सेल दिख रही, इतना बड़ा प्लाज्मिड दिख रहा, ले आओ घुसाड़ दो, नहीं। इट इज अ वेरी माइन्यूट प्रोसीजर। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 बैक्टीरियल सेल हैं, 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं हो, प्लाज्मिड को करके हम क्या रिकॉम्बिनेंट करके कहाँ ले जाते हैं, इसे ले जाते हैं अपना बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, ये रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ होगा। ठीक, हमें ये भी पहचानना है। फिर हमें ये भी पहचानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ हो सकता है कि ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ हो। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ भी पॉसिबिलिटी है यार, ये दुनिया बड़ी पापी है रे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये वाला ट्रांसफॉर्म हुआ हो, ये है आपका AMPR, ये MPAR। ठीक है, चलो एक बार लेबल कर देती हूँ। सो ये क्या है आपका डिजायर जीन है, ये है आपका AMPR। नहीं तो समझेंगे नहीं क्या चल रहा है मैम, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और ये क्या है बेटा जी, ये है आपका लैग जेड। ठीक है, जो बीटा ग्रेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक, तो अब ये हुआ, ये कौन सी सेल है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन, कोई परेशानी? बिल्कुल चिल मारो यार, बिल्कुल चिल मारो। अब हमें कुछ करना है, हमें एक प्लेट लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हमें पता लगाना है। ठीक है, सो सबसे पहले अभी एक ही बोर्ड में चलेंगे, एक ही बोर्ड पे चलते हैं। चलिए, हम सबसे पहले एक ही प्लेट में, जैसे कि यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर आपको 2 प्लेट्स यूज करनी पड़ रही थी, एक एम्पिसिलिन की PBr322 में और एक यूज करनी पड़ी थी टेट्रासाइक्लिन में। बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक पेट्री प्लेट लो। ठीक है, ये मैंने एक पेट्री प्लेट ली। ठीक है, अब इस पेट्री प्लेट में मैंने सबसे पहले क्या डालना है मैम? इसमें सबसे पहले तो आप डाल दो मीडियम। ठीक है, मीडियम डाल दिया मैंने, और मीडियम में मैंने सबसे पहले डाला क्या? AMP। ठीक है, एम्पिसिलिन। अब बताओ कौन सा बैक्टीरिया इसमें नहीं उग पाएगा? सोचो, इसमें कौन सा बैक्टीरिया नहीं उग पाएगा? मैम इसमें वो वाला बैक्टीरिया नहीं उग पाएगा जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो एम्पिसिलिन को सह कैसे पाएगा? उसके अत्याचारों को छाती पीट के रोएगा और वो उग ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली कॉलोनी है, ठीक है, बेसिकली हम पूरी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने A कॉलोनी को स्ट्रीक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने B कॉलोनी को स्ट्रीक कर दिया, यहाँ पे हमने C कॉलोनी को स्ट्रीक कर दिया। अब आपको ये बताना है कि कौन सी कॉलोनी की ग्रोथ नहीं होगी। बेटा जी, जिसके पास रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है एंटीबायोटिक का, वो एंटीबायोटिक के प्रकोप को कैसे झेल पाएगा? तो A वाली कॉलोनी इस पे नहीं ग्रो होगी, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। पर बच्चों जी, इसमें क्या ग्रो हो सकता है? मैम इसमें B भी ग्रो हो सकती है और C भी ग्रो हो सकती है। चलो चलो चलो, ठीक है, इसमें B भी ग्रो हो सकती है, इसमें C भी ग्रो हो सकती है। चलिए ठीक है, डन है, ओके, क्योंकि B और C दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। समझ गए? क्योंकि B और C दोनों के पास रेजिस्टेंट जीन है। क्लियर है? किसके लिए रेजिस्टेंट जीन है? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ठीक, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहती हूँ। ठीक, थोड़ा सा इसको अलग पेज में बनाती हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, चलो। सो मान लो कि ये मेरी एक पेट्री प्लेट है, थोड़ा बड़ा बनाती है ना, से अच्छा सा सर्कल बनाती हूँ तुम्हारे। ला 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 ला। चलो मान लो ये है मेरी पेट्री प्लेट। और बड़ी बनाऊँ क्या पेट्री प्लेट? ठीक यार, मैं ना थोड़ा तुम लोग कलर वाली पेट्री प्लेट करवाती हूँ। चलो आज मज़ा आएगा तुमको। सो ये है मेरी पेट्री प्लेट। सो बच्चों, दिस इज माय पेट्री प्लेट। ठीक, बिल्कुल भी घबराना मत, है ना, मज़ा आएगा, ध्यान से देखते जाओ। ये है मेरी पेट्री प्लेट। ठीक है, पहली कंडीशन में आपने एम्पिसिलिन डाला। ठीक है, जब मैंने एम्पिसिलिन, उसी प्लेट का, वही प्लेट का जिक्र है, इसको हम कंटिन्यूड लिख देते हैं, टू बी कंटिन्यूड।
टू बी कंटिन्यूड। यही प्लेट हम फिर से ले रहे हैं, मतलब इसको कुछ चेंज वेंज नहीं किया अपन ने, ठीक है। चलो मैं तुमको वहीं पे बताती हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या डालेंगे इसमें डालेंगे हम एम्पिसिलिन, ठीक है। इसमें डालोगे आप एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन डालोगे तो ए वाली कॉलोनी ग्रो नहीं हो पाएगी, ए बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो। ग्रो कौन सा होगा, ग्रो होगा मैम एक अपना ये वाला, ठीक है, बी वाला, और ग्रो होगा अपना एक सी वाला, ठीक। समझ में आई बात। एम्पिसिलिन डालकर हम ये समझ गए कि भैया ए वाला में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और बी और सी में हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अब कहानी ये है, ये दिख रहा है आपको, ये है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, ठीक। चलिए फिर हम लोगों ने ये पढ़ा, थोड़ा अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये आपको समझ में आए। ये है आपका कौन सा जीन, दिस इज द जीन कॉल्ड एज, ये है आपका लैक-जेड जीन, ठीक है। दिस इज द लैक-जेड, मैं लिखती भी जाऊंगी, ये है आपका लैक-जेड, ठीक। और ये है आपका एम्पिसिलिन, ठीक है, ये है आपका AMPR, और यहाँ पर भी AMPR, क्लियर, ठीक। अब कहानी और सुनिए, मजा आएगा कहानी सुनने में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। कौन सा लू, ग्रीन कलर लेती हूँ, ठीक है। ये है आपका कौन सा जीन, ये है आपका डिजायर जीन, यहाँ पर आपके पास लैक-जेड जीन, क्लियर है। ये कौन सी कॉलोनी है बच्चों, ये है बी और ये है बच्चों सी, क्लियर। इसी प्लेट पे जब आपने एम्पिसिलिन डाला तो आपने सबसे पहले एम्पिसिलिन डालकर क्या पता लगा लिया कि ये ए वाली में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बी वाली में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आपको इसी प्लेट से ये पता चल जाएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। PBr 322 में 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ी थी। पहली बार जब प्लेटिंग की तो ट्रांसफॉर्मेशन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग किया, दूसरी बार प्लेटिंग की जब तब आप रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर पाए। इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। अब इसमें आपको बच्चों, बेटा, मेरे प्यारे लाल, मेरे बाल गोपाल, ध्यान से देखो, यहां पर अब आपको एक सब्सटेंस डालना है, इसी प्लेट के ऊपर छिड़को। इसको हम कहते हैं एक्स-गैल, ठीक है, एक्स-गैल, ठीक। अब ये एक्स-गैल क्या करता है, ध्यान से सुनिए, ये एक्स-गैल रिकॉग्नाइज करता है, ध्यान से देखो, ये एक्स-गैल रिकॉग्नाइज करता है किसको, दिस एक्स-गैल रिकॉग्नाइज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसको रिकॉग्नाइज करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड उसके बाद ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। अब याद करो, जाने कहां गए वो दिन। चलो अब आपको ये देखना है, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके पास होगा, वो लैक-जेड जीन किसके पास होगा। बेटा जी बी वाले के पास तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे काट के तो उसकी जगह पे हमने अपना डिजायर जीन घुसा रखा है, तो उसके पास तो नहीं होगा, तो वो तो नहीं, बी वाली तो नहीं बना सकती बैक्टीरियल कॉलोनी गैलेक्टोसाइडेज। सी वाली बना सकती है क्योंकि उसमें डिजायर जीन नहीं घुसा है, तो सी वाली विल प्रोड्यूसेस द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लिख दो यहाँ पे, सी वाली जो है ये कंटिन्यूसली अपने लैक-जेड जीन से क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अरे यार ये क्या बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये जैसे ही आया एक्स-गैल ढूंढा, किस कहाँ है, कौन सी कॉलोनी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, तुरंत उसने पहचाना कि ये जो सी कॉलोनी है कंटिन्यूसली अपनी सेल के अंदर ये वाला प्लाज्मिड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। जैसे ही एक्स-गैल ने पहचाना, जैसे ही पहचाना वो बैक्टीरियल कॉलोनी अपने चारों तरफ ब्लू कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर दी और आपको ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देने लगी। अब सी वाला बड़ा खुश हुआ, सी वाला तो बिल्कुल फूला नहीं समा रहा, ओहो ब्लू कलर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ओहो तो मुझे मेडल मिलना चाहिए। पर ये मूर्ख आदमी, मूर्ख कॉलोनी ये नहीं जानता कि ब्लू कलर तू इसलिए प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि तेरे पास रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ है, और ये ब्लू कलर इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट होने की वजह से आपने लैक-जेड को काटकर वहां पर अपना डिजायर जीन घुसा दिया, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना। एक्स-गैल ने बी को पहचाना ही नहीं, वो सिर्फ किसको पहचानेगा, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तुरंत वो एक्स-गैल जो है वो जाकर बैक्टीरियल कॉलोनी में बैठ जाएगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और वो कॉलोनी आपको ब्लू कलर की दिखाई देने लगेंगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, डन। और ये आपको कलरलेस दिखाई देगी। ये कैसे दिखाई देगी, कलरलेस। पर कलरलेस है तो क्या हुआ, इससे हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट है और ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट।
कॉम्बिनेंट है। क्लियर है? तो जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, लैग जेड जीन कटा ही नहीं है, ठीक है, मतलब कटा भी है पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। दूसरा वाला ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, लैग जेड कट कुट गया है, उसकी जगह पे डिजायर्ड जीन घुस गया है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ PUC8 बच्चों, इसमें एक ही पेट्री प्लेट में तुम्हें हर कुछ दिख जाएगा। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वन पेट्री प्लेट, आपको बार बार प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं? सो PBr322 एंड PUC8 में अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा वही था कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना है, तो हमने एम्पिसिलिन यूज किया, और हमें रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को यूज करना है तो हमने टेट्रासाइक्लिन यूज किया। यहां पर हम एक सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ एक ही प्लेट में एम्पिसिलिन डाला हमने पहले उसी प्लेट में, तो हम ये अलग कर पाए कि क्या है भैया, कौन ट्रांसफॉर्म है कौन ट्रांसफॉर्म नहीं है, क्योंकि दो ही प्रकार की कॉलोनी होगी। फिर उसी में आपको एक सब्सटेंस डालना उसी प्लेट में कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे ही एक्स गैल डालोगे तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनी है वो नीली हो जाएगी, और जो नहीं हुई वो कलरलेस रहेगी। क्लियर है? सो दिस इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक फिनोमिना, रिकॉम्बिनेंट DNA। अच्छा, ये तो मैंने इतने बड़ा बड़ा सेल बना रखे हैं लल्ला, इतने बड़े बड़े सेल, पर क्या एग्जैक्टली इतना ही बड़ा सेल होता है? ना 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 रे, इतना बड़ा सेल होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने बताया। सो कॉलोनीज उगी हुई हैं। अब मैं देख रही हूँ ये तो सारी ऐसी कॉलोनीज है, जरा पता तो लगाना कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं, तो एक्स गैल डाल दो उस पर। कॉलोनी अगर ब्लू हो गई तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कॉलोनी अगर कलरलेस ही रही तो वो कैसी है? रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर है? सो एक प्लेट से आप सब कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी, यू नो, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। चलो आइए देखते हैं, चलिए 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 चलिए, आइए इस डायग्राम को पहले बताऊं क्या? चलो देखते हैं। सो ये हुआ नॉन ट्रांस, अभी हम इसमें क्या अलग करना चाह रहे हैं? हम इसमें अलग करना चाह रहे हैं, देखो ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये जो ट्रांसफॉर्म है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये ट्रांसफॉर्म है और आपका रिकॉम्बिनेंट है, 3 है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। सो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये कैसा प्लाज्मिड है? ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये कैसा प्लाज्मिड? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब बेटा जी हमने ये पता लगाना है, प्लेट में उगा के बताओ कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नहीं है। कुछ नहीं करना है यार बीटा, हमको एक्स गैल डालना है। हम क्या डालना है? हमको एक्स गैल डालना है। एक्स गैल डालते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी प्रोड्यूस की होगी तुरंत एक्स गैल पहुंचेगा। एक्स गैल करता क्या है पहले ये बता दूं मैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्स गैल? एक्स गैल जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को पहचानता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है? उसका ब्रेक डाउन कर देता है और उसे ब्लू कलर प्रोड्यूस करवाता है। अब तूने तो प्रोड्यूस ही नहीं किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो तोड़ेगा किसको वो? तो हुआ यहाँ पर यही है कि ये वाली जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करती रहेगी क्योंकि इसके पास लैक जेड जीन है। तो जैसे ही एक्स गैल आप प्लेट पे डालेंगे, जैसे ही उन बैक्टीरियल सेल के पास वो एक्स गैल जाएगा, सारे के पास जाएगा, पर जिस भी बैक्टीरियल सेल के पास क्या होगा लल्ला, जिसके पास भी आपका एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा उसको तोड़ देगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या तोड़ेगा? तो जो कॉलोनीज आपको ब्लू दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो क्या है उसके पास? बीटा गैलेक्टोसाइडेज था। जो कलरलेस दिखाई दे रही हैं मतलब उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, क्योंकि उसके जगह पे तो अपना डिजायर्ड जीन घुसा रखा है। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो लेक्चर्स को, मतलब देखो ऐसा होता है ऑनलाइन का सबसे बड़ा, देखो लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, look at this colonies, there are so many blue colonies and so many जो है कलरलेस कॉलोनी। जो ब्लू है वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट और जो कलरलेस है वो है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सो ऑनलाइन का ब्यूटी भी ये है कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स जो होते हैं, देखो मैग्नेट ब्रेन्स में सबसे अच्छा आपको क्या पता है, क्या मिला पता है आपको? फ्री, ठीक है। जिस कोर्स को पढ़ने के लिए यू पेड सो मच ऑफ मनी यार, बहुत सारा पैसा आप देते हैं, वो कोर्स आपको यूं ही मिल रहा है फ्री में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू करिए और उसको पढ़ते जाइए, ठीक। और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं। सिलेक्शन यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसीलिए ना, अच्छा ऑनलाइन जो जब मैं पढ़ाती हूँ तो आई फील लाइक कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी चीज़ को मैं 3-4 बार इसीलिए बोलती हूँ। क्या? क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं है, तो मुझे हर बच्चे को देख के चलना है, ठीक। Selection of recombinant due to the inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires the simultaneously plating on two plates having different antibiotics। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है PBr322 के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करते हैं तो हमें 2 बार प्लेटिंग करनी होती है अगर हम अपना डिजायर्ड जीन PBr322 में घुसा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमने एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स ढूंढा, एक दूसरा प्लाज्मिड ढूंढा, क्या है वो? PUC8, ठीक है।
इसमें हम रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और अगर नहीं हो रहा है मतलब वो रिकॉम्बिनेंट है। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है इसमें। सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। इसमें लैग जेड है, इसमें ओके तो इसमें लैग जेड की जगह हम अपना डिजायर्ड जीन घुसा लिया तो हमें व्हाइट कॉलोनीज मिली। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, लैग जेड था ब्लू कॉलोनी मिली, इसमें भी लैग जेड था ब्लू कॉलोनी मिली। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर इन PUC8, देखो लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर्स इन PUC8 प्लाज्मिड डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? PUC8 की उपस्थिति में आप ये पता लगा सकते हैं उस प्लाज्मिड को यूज करके कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। किसके आधार पर? उस आधार पर कि वो प्रोड्यूस कर पा रहा है कलर या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। कलर है मतलब लैग जेड टूटा नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, एक्स गैल की उपस्थिति में ब्लू कलर कॉलोनी हो रही है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, चलो हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैग जेड है उसी को काट के तो अपना डिजायर्ड जीन घुसाए हैं उसमें। देखो ध्यान से कैसा हो रहा है। इसकी वजह से जब आप लैग जेड जीन को काटते हैं और अपना डिजायर्ड जीन घुसाते हैं तो ये क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है। आपने अपना डिजायर्ड जीन घुसा दिया जिससे बेचारा लैग जेड काम ही नहीं कर पा रहा तो इनएक्टिव हो गया ना वो। ठीक है, इसे ही हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं बच्चों। प्यारे मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए क्या है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो यू शुड नो। घबराएगा नहीं, ओए भगवान ही क्या, जब मतलब लेट्स रॉक ऐसे करना, ये नहीं करके आना है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि भगवान ये तो सुन रही। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम देने अपन बैठते हैं फिर अपन लिखते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव आया तो फिर 1 2 3 लेट्स रॉक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें आंसर आता रहता है फिर भी हमारे ऐसे मुंह में आ जाता, पेट में आ जाता पर बाहर नहीं आता। उसके लिए क्या करना पड़ता? प्रैक्टिस। ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वी आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। एंड मैं बता रही हूँ नीट में ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि बाहर से देखने में उन्हें लगता है कि उन्हें आता सब है, पर जब वो पढ़ने जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं, मतलब पढ़ते हैं तो भी उनको लगता है आता सब है। तो एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, 10 दिन बाद पढ़ा, 1 महीने बाद सीधे एग्जाम देने चले गए, तो वो प्रैक्टिस में नहीं थे। आपको कितनी भी अच्छी चीज आती हो, मैं ये टॉपिक मैम ने पढ़ाया है, हमको आता, हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसको पढ़ेंगे ना दिमाग में सेट नहीं होगा। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके नीट के, ये ऐसी बकवास सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस मांगते हैं। समझ में आई बात? नीट और आईटी में ये डिफरेंस होता है। जो आईटी होती है उसमें आपको बहुत अकल लगानी पड़ती है, नीट में इतनी अकल नहीं लगानी। ना 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 ना, नीट में सिर्फ आपको अपने आप को घसीटना, अपने आप को रगड़ना, आपको आर्ट्स देने पढ़ाई में। किसी भी चीज को बार बार आप रिपीटेशन में लोगे तो वो याद हो जाएगी, पर याद होने से आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसको ये लगता है कि मुझे तो आता है, चलो ठीक है ये तो पढ़ लिया, ये तो पढ़ लिया। जहां बच्चे ने ये सीखा उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। आपको आता है, मानती हूं आता है, पर फिर से पढ़ो उसको। ठीक है, चलो। The presence of chromogenic substrate gives blue color colony if the plasmid is bacteria does not have the insert. अगर बैक्टीरिया के पास इंसर्शन नहीं हुआ होगा तो वो कॉलोनी कैसा रिजल्ट देगी? आपकी ब्लू कलर। और अगर डिजायर्ड जीन उसमें घुस गया होगा तो वो देगी आपकी कलरलेस कॉलोनी। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट मतलब डीएनए, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट टू द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर आप अपना डिजायर जीन लैग जेड साइट पे घुसा रहे हैं तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस हो पाया, जिससे एक्स गैल ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाई नहीं तो क्या तोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो कॉलोनी मिलेगी उसमें कोई कलर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए ठीक है। सो ये हुआ आपका PUC8। अब उसके बाद मुझे थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी पढ़ाना है। वैसे एनसीईआरटी का एक लाइन आई थिंक वी हैव डन। चलो ओके, सो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू, अच्छा ये वाला पैराग्राफ अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, सेम टू सेम वैसे लगा था। आइए देखते हैं। सो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड कैसा था रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने का ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ध्यान से सुनिए, अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, हमने अपना इंसर्ट है, जो जीन है वो कहाँ घुसा दिया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज में घुसा दिया, जिसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। और जब उसी प्लेट में हम कोई क्रोमोजेनिक सबस्टेंस एक्स गैल डालते हैं तो कॉलोनीज जिनमें इंसर्शन हुआ होगा डिजायर जीन का वो कलरलेस ही रहेंगी, और जिनमें नहीं हुआ होगा वो ब्लू कलर की कॉलोनी हो जाएंगी, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रही है, एक्स गैल उसको ब्रेक करके ब्लू कलर देगा।
ठीक है। तो जो नॉन कलर वाली, बिना कलर वाली है वो कैसी है, वो है रिकॉम्बिनेंट, और जो कलर वाली है वो कैसी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग है, इट इज़ इजंट इट। ठीक है, आइए, जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब भी मैंने आपको बताया था कि ये तो हम जो आप PUC 8, ठीक है, और आपका PBR 322, बेसिकली ये जो वैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये NCERT के वो वैक्टर्स है। इवन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये 2 वैक्टर्स आपको दिए गए हैं, पर लाखों करोड़ों वैक्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग नंबर्स पे। PBR 322 मतलब क्या है कि वो इक्वलाइज से निकाला हुआ वो प्लाज्मिड है, वो मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जिसको ह्यूमन ने मॉडिफाई किया 322वें नंबर का, मतलब 322 और प्लाज्मिड होंगे उसके आगे। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देयर आर n नंबर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, हर किसी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हमने 2 प्रकार के प्लाज्मिड पढ़े जो कि है PBR 322 और है PUC 8। PBR 322 एंड PUC 8 की अपनी दोनों की ब्यूटी है भैया, अलग अलग तरीकों के लिए यूज़ किए जाते हैं। बस आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। जब आप PBR 322 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल जो है सोसाइटी बोल रही, सोर्स अच्छे होने चाहिए, खूब सारी प्लेटें होनी चाहिए, तभी आप मल्टीपल प्लेट करेंगे। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है PUC 8 यूज़ करिए। पर अगर आप PUC 8 यूज़ कर रहे हैं तो XGAL चाहिए होगा आपको। ठीक है, इससे अच्छा लोग PBR 322 को, लोग प्लेट खरीदा, प्लेट एक बार कांच की मंगवा ली, चलते रहेंगी। तो लोग ज़्यादातर PBR 322 को यूज़ करते हैं, पर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, सो ये हुआ आपका प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड को हम एज अ वैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको वैक्टर की पूरी कहानी फ्रॉम द टिप टू द बॉटम, फ्रॉम द हिमालय से, कैलाश पर्वत से लेकर पूरा श्रीलंका तक पढ़ा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, पर सिर्फ हम प्लाज्मिड को ही क्या एज अ वैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलिए जी नहीं, जी नहीं, हम बैक्टीरियोफाजस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर के थ्रू लिए। देखिए, वेक्टर में हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हम लोगों ने वेक्टर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड फास्ट रेप्लिकेटिंग होना चाहिए और उसका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी कॉपी करके अपने डिजायर्ड जीन की कॉपी बना सके। तो जो बैक्टीरियोफाजस होते हैं ना, ये भी बहुत ही ट्रिमेंडस वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बैक्टीरियोफाजस? ये एक वायरस है जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर है? किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। एंड हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल DNA। इसका मतलब ये है कि ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस जाएंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ये क्या करेंगे कि किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर घुस जाएंगे। बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम काम अपना करता रहेगा, कोई लेना देना नहीं, करता रहेगा, अपना चलने दो। ठीक है, अपना काम चलता रहेगा और ये कमबख्त घुस जाएंगे उस बैक्टीरियल सेल में और ये अपना काम करते रहेंगे, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी बैक्टीरियोफेज के DNA को निकालें और उसमें अपना डिजायर जीन घुसा दें और फिर वो जो रिकॉम्बिनेंट बना, उस रिकॉम्बिनेंट को आप किसी बैक्टीरियल सेल में घुसा दें, तो ये जो बैक्टीरियोफेज फट 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 रेप्लिकेट करेगा, आपका डिजायर जीन रेप्लिकेट करेगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम को पता भी नहीं चलेगा। तो अच्छी बात है ना, हम बैक्टीरियोफेज के DNA को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेक्टर, बिकॉज इनका कॉपी नंबर, रेप्लिकेशन पावर इज वेरी हाई। व्हाट यू हैव टू डू, कट करो, अपना डिजायर जीन घुसाओ, रिकॉम्बिनेंट बनाओ और इस रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्म कर दो बैक्टीरियल सेल में। सेम टू सेम जैसे प्लाज्मिड में कर रहे थे वैसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत सारे और भी वेक्टर्स हैं, जैसे कि लैम्डा फेज वेक्टर, M13 वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, याक वेक्टर, बैक वेक्टर। क्या है ये? देखिए, थोड़ा थोड़ा सा समझिए। ये जो लैम्डा फेज वेक्टर है ये भी एक बैक्टीरियोफेज से निकाला हुआ वेक्टर है। मतलब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफेजेस से अब उनका DNA निकाल लेते हैं, देन विल कंस्ट्रक्ट द DNA विद द अपर डिजायर्ड जीन, देन विल ट्रांसफॉर्म दिस रिकॉम्बिनेंट इनटू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर प्लाज्मिड मतलब आपका रिकॉम्बिनेंट डिवाइड करेगा, कहानी बनेगी। M13 फेज वेक्टर, कॉस्मिक, आपका याक और बैक का मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। तो बेसिकली ये फिलहाल में बेसिकली हमने खुद बनाए हैं वाले। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोजोन्स भी होते हैं आपके वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कैन बी मेनी टाइप्स बच्चों, बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम लोगों ने कौन कौन से वेक्टर पढ़े? हमने पढ़ा PBR 322 और PUC 8, ये प्लाज्मिड होते हैं। सो वी कैन यूज द बैक्टीरियोफेजेस एज अ वेक्टर, वी कैन यूज आपका प्लाज्मिड एज अ वेक्टर। तो आपने देखा, सो बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रिमेंडसली यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा? प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, प्लाज्मिड में आपने 2 को बहुत डिटेल से पढ़ा। आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई उसमें मैंने PBR 322 को आपको रिवाइज करवाया और PUC 8 वेक्टर के थ्रू कैसे आप ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो समझ में आया है बच्चों। अगर आप ऐसे ही मेरे शानदार जबरदस्त लेक्चर चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर क्लास 12 पे क्लिक करके मेरी फोटो पे क्लिक करना, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ईच एंड एवरी चैप्टर
ठीक है। और अगर आप मेरा लेक्चर देखते हैं रेगुलरली, जो बच्चे भी मेरा रेगुलर देखते हैं बच्चों, उनका ये फीडबैक है कि बायोलॉजी ना अब उनके फिंगर टिप्स में हो चुकी है। हर एक एक लाइन हम एनसीईआरटी का कवर करते हैं और ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन इज फॉर नीट एंड फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, और कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं उन सब के लिए है। तो अगर किसी को लगता है कि ये कब पढ़ाएंगे, नीट कब पढ़ाएंगे, बेटा ये सब नीट का ही सिलेबस है, ठीक है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, हालांकि वो कुछ वेक्टर से ही रिलेटेड होगा। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।